हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसके पहले वाले चैप्टर वीडियो में मैंने आप लोगों को सोशल कॉज के बारे में बात की थी। आज बात करूंगी इकोनॉमिक कॉज। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1789 विच लेड टू इंक्रीमेंट इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बहुत बढ़ गई थी, 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसको वो मीट नहीं कर पा रहा था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप विच फिक्स्ड वेजेस बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। जो भी इनकी वेजेस थी लेबर्स की, वो बढ़ाई नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो बढ़े हुए प्राइस में सामान नहीं खरीद पा रहे थे। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम स्केर्सिटी और बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो भी हमारे जिंदा रहने की बेसिक नीड होती है, चीजें होती हैं, फूड होती है, उसका पूरा न होना, उसी को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो वो वहाँ पे शुरू हो गया था। अब पॉलिटिकल कॉज की बात करेंगे। पॉलिटिकल कॉज इन द 1774 लुइस 16 बिकम्स द किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में जो लुइस 16 वो फ्रांस का किंग बन गया था, बट फेसेस एम्प्टी ट्रेजर्स ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विच टेंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिसकंटेंट विद द सोसाइटी वॉज इंक्रीजिंग। उसको जो है उसका खजाना खाली था, क्योंकि बहुत वॉर लड़ी गई थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला गया था। लुइस 16 भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था वॉर से। ही लव्ड वॉर वेरी मच, और वो उसे लग्जरियस लाइफ पसंद थी, आरामदायक जीवन पसंद था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो इस वजह से उसके खजाने क्या थे, वो सारे खाली थे। He had 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. This war added more than 3 billion livres, for which the moneylenders began to charge 10% interest on loans. उसका फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन था उसका ब्रिटेन, जिसको वो नीचा दिखाने के लिए उसने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद करवा दिया ब्रिटेन से। और इसमें इसके बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। जो 3 बिलियन लीवर्स का जो है वो कर्ज उसने मनी लेंडर से लिया था, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट उसको देना पड़ रहा था। ये लीवर्स जो है उस समय की करेंट करेंसी थी फ्रांस की। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, राजा ने ये सोचा कि जो आर्मी का बढ़ा हुआ कॉस्ट है और रेगुलर एक्सपेंस है, इसको जो पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको जो है टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। अब टैक्सेस बढ़ाने के क्या नियम था, उसका क्या प्रोसेस था, इसकी बात मैं अभी आगे करूंगी। इसी को जारी रखते हुए अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का क्या रोल था, क्या उसका जो है भूमिका थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class, who may have means and programs to carry out full-scale measures to bring a change in social and economic order, and being educated, they believed that no group should be privileged by birth. जो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ था 18th सेंचुरी में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे, वो एजुकेटेड थे और वो मानते थे कि कोई भी ऐसा सोशल ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसे बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ हो। दे अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स लाइक वुलेन एंड सिल्क टेक्सटाइल एंड प्रोफेशनल एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। वो जो भी चीज़ें, जो भी उनकी वेल्थ थी, वो कैसे कमा रहे थे, वो बाहर गुड्स वगैरह बेच करके कमा रहे थे, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल बेच रहे थे। उनमें प्रोफेशनल्स भी बहुत थे, लॉयर्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ये सारे मिडिल क्लास लोग थे। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स एंड स्प्रेड द सेम थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। वो किसके आइडियाज से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे? फिलोसफर्स के भी, और कुछ बुक्स और न्यूज़ के भी आइडियाज थे, उससे वो प्रभावित हो रहे थे। इसी क्रम में हम बात करेंगे उन फिलोसफर्स की जिनके
आइडियाज बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए पूरे फ्रांस में होते। जॉन लॉक इन हिज टू ट्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. John Locke in his two territories of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. जो भी मोनार्क को जो राइट मिला हुआ था उसके बारे में बात की इन्होंने कि उस तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो उसको जो है वो उसके राइट्स को कम किया जाना चाहिए और उसके राइट्स को डेमोक्रेटिक राइट्स के अंतर्गत लाना चाहिए। Then Rousseau carried the idea forward, proposing a form of a government based on a social contract between people and their representative. रूसो ने जो बात की वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। इसके अंतर्गत जो लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव है इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इस आइडिया को इन्होंने फॉर्म किया। मॉन्टेस्क्यू इन द स्पिरिट ऑफ लॉ की बात इन्होंने की। मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जो मॉन्टेस्क्यू का लॉ था इसके अंतर्गत इन्होंने कहा अपने विचार के अंतर्गत कि जो गवर्नमेंट का पावर है वो डिवाइड होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। अब हम बात करेंगे कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक कैसे हुआ, इसके क्या कारण रहे, किस तरीके से जो तत्कालिक कारण थे वो क्या थे। तो लुईस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल मीन्स द पॉलिटिकल बॉडी to which third state and their representative to pass proposal for new taxes। पहले भी बात की थी कि जो टैक्सेस पास कैसे होते हैं इसकी बात करेंगे हम। तो लुईस 16 ने क्या बुलाया, एक जो है असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की, और उस स्टेट जनरल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। अब इसमें जो थर्ड स्टेट था उसके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे, उनके सामने प्रपोजल रखी गई न्यू टैक्सेस की। ये काम कैसे करता था, द फर्स्ट टू स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच while third one has 600 members who were more prosperous and educated. However, artisans, peasants and women were denied entry to assembly। जो इसके फर्स्ट टू स्टेट थे उसके 300 मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक के थे। इट मीन्स कितने हो गए यहाँ पर 600 हो गए। अब ये थर्ड स्टेट जो था इसके कितने मेंबर्स थे, 600 मेंबर्स थे। ये सारे मेंबर क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड थे जो थर्ड स्टेट के थे, और ये कुछ जो है धनी भी थे, वेल्दी भी थे ये। फिर इनमें जो वैसे मेंबर थे जो आर्टिजन थे, पीजेंट थे और आर्टिजन, पीजेंट और वुमेन थे, इनको जो है वहाँ पर असेंबली में एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी, वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे। वोटिंग इज स्टेट जनरल हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू 5 प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट, 1 वोट, बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर ईच मेंबर 1 वोट फिलॉसफी। क्या हो गया, पहले का जो वोटिंग प्रोसेस था वो क्या था, उसमें ये था कि ये जो टू स्टेट हैं इनके प्रत्येक के कितने वोट थे, 1 वोट प्लस 1 वोट, इट मीन्स इक्वल कितने हो गए, 2 वोट्स, ठीक है। और ये जो थर्ड स्टेट है इसके कितने थे, 1 वोट। तो अगर ये दोनों मिलके चाहेंगे कि वो टैक्सेस पास हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा राजा के साथ, क्योंकि इसका कितना है, 1 वोट है। तो यही कह रहा है कि इसी प्रिंसिपल को वो जो है यहाँ पर किस तरह का प्रिंसिपल था, प्रत्येक के पास कितने वोट थे, 1 वोट थे प्रत्येक स्टेट के पास। लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि प्रत्येक मेंबर के पास 1 वोट होनी चाहिए। अब क्या हुआ, ड्यू टू रिजेक्शन दे वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट। आफ्टर दिस दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली। क्या हुआ, उनका ये जो प्रोग्राम था, ये जो डिमांड था वो क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा, लुईस 16 के द्वारा ये रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्शन के बाद उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया और क्या बनाया, अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया था, अपने आप को नेशनल
असेंबली डिक्लेयर किया, नेशनल असेंबली। ठीक है, थर्ड स्टेट। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस टू लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क्स विच वाज लेड बाय मिराबियो एंड एबिशिए। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उसमें किसके पावर को लिमिट किया गया, मोनार्क के, राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया। इसको लेके कौन आया, मिराबियो और एबिशिए। ड्यू टू द पावर ऑफ रिवोल्ट that is Louis XVI finally recognized the National Assembly and accepted the Constitution। जो भी इन्होंने रिवोल्ट किया उसकी वजह से, इसके डर की वजह से कि विद्रोह होगा, विद्रोह की डर की वजह से लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया। द असेंबली पास्ड अ लॉ abolishing the feudal system of obligation and taxes and the members of clergy were forced to give up their privilege। जो असेंबली ने जो पास किया लॉ उसके अकॉर्डिंग ने फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, जो टैक्सेस है किसको देते थे, क्लर्जी को देते थे, उस टैक्सेस को बोलते थे फ्यूडल सिस्टम। और जो भी और टैक्सेस है टीच को दिया जाता था चर्च को, उसको भी खत्म कर दिया। जो मेंबर्स थे क्लर्जी के उनको सारा जो है प्रिविलेज वो भी खत्म कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, आगे हम इसके पार्ट 3 में बाकी की चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।